नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, एनसीईआरटी सार संग्रह का जो हमने यहाँ पे पॉलिटिकल लेक्चर स्टार्ट कर रखे थे, इसमें आज रहेगा हमारा भाग 2। इससे पहले एक पार्ट 1 आ चुका है जिसमें हमने 7 से 8 लेक्चर कंप्लीट किए थे। आज हमारा आगे यहाँ से कंटिन्यू रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगला चैप्टर है हमारा संघ एवं राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड टेरिटरीज के बारे में। तो अनुच्छेद 1 क्लॉज 3 में भारत के राज्य क्षेत्र में निम्न क्षेत्र शामिल होंगे, ये बात बोली गई है। राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। भारतीय संघ के अंतर्गत किस राज्य को सर्वसम्मति करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये है संसद को प्राप्त है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का संघ होगा, जो कि आर्टिकल नंबर 1 में लिखा हुआ है। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? इसे अभी आपके देखिए 28 राज्य हैं, 8 संघीय प्रदेश हैं जिसको हम यूनियन टेरिटरी कहते हैं, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित है। यहाँ पे लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो ये हैं 20 सीटें आरक्षित हैं। 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब हुआ? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो आया था वो आया था आपका 5 अगस्त 2019 को, बट अलग से जो बना सरकार के द्वारा बनाया गया, ठीक है, ये 31 अक्टूबर 2019 से बनाया गया था और यहाँ पे 2019 होगा, ठीक है। संघ एवं उनके राज्य क्षेत्रों से सम्मिलित अनुच्छेद दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट है और डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। संघ क्षेत्र का नाम नए राज्यों के प्रवेश, देखिए अनुच्छेद दिए हुए हैं। अनुच्छेद 2 में बात करेगा नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार। आर्टिकल 3 कहता है नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 बात करता है अनुच्छेद 2 एवं 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिनके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची एवं पूरक, अनुसांगिक एवं अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सके। नए राज्यों के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? यह आपके संसद को। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1953 में किया गया था। भाषाई आधार लिंग्विस्टिक बेसिस पे भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? ये किया गया था आंध्र प्रदेश का। राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य बनाए थे। सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया? तो 36वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 1975 में यहाँ पे सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह, ये क्वेश्चन पूछता है, जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर हैदराबाद को सैन्य कार्यवाही के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। जम्मू कश्मीर रियासत के शासक ने पाकिस्तानी सेवा एवं कबालियों के आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में सम्मिलित किया था। तो तीनों इंपॉर्टेंट हैं, जूनागढ़ जनमत संग्रह, हैदराबाद सैन्य कार्रवाई और जम्मू कश्मीर विलय पत्र पर साइन किए गए थे। अब पहले के विशेष राज्यों को राज्य का दर्जा देखिए। असम को 1969 में, हिमाचल प्रदेश को 1971 में, मेघालय को 1972 में, सिक्किम को 1975-76 में, अरुणाचल प्रदेश को 1986-87 में, नागालैंड को 1969 में, मणिपुर को 1972 में, त्रिपुरा को 1972 में और मिजोरम को 1986 और 87 में किया गया था। अब यहाँ पे क्षेत्रीय काउंसिल दी हुई है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। परिषद का नाम दिया हुआ है, जोनल काउंसिल का क्वेश्चन पूछता है। देखिए, उत्तरी परिषद जो है उसमें उसका जो मुख्यालय है वो आपका नई दिल्ली में है, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़ आता है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बात करेंगे, सेंट्रल के बारे में। सेंट्रल प्रयागराज इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इसके अंतर्गत आते हैं। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का कार्यालय कोलकाता में है और इसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और सिक्किम आते हैं। पश्चिम क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई में है, जहाँ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली तथा दमन व दीव हैं। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की अगर बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर आपका चेन्नई में है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी और तेलंगाना इसमें शामिल हैं। दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में एक 3 सदनीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। कितने सदनीय था? 3 सदनीय था।
अब देखिए यहाँ पे भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, इसमें दिखाया गया है कि राजस्थान जो राज्य है, ठीक है, इस स्लाइड को मैं पीडीएफ पे डाल दूंगा, इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं, इसको आप लोग देख लेना एक बार। जिलों की संख्या कितनी है, भारत की कुल क्षेत्रफल का दिखाया हुआ एरिया और क्षेत्रफल दिया हुआ है कितने वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, और कौन सी भाषा यहाँ पे बोली जाती है। तो इसको मैं कंप्लीट नहीं कराऊंगा क्योंकि इसको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, साथ में केंद्र शासित प्रदेश दिए हुए हैं, ये भी आप इसको देखना, इस स्लाइड को आप लोग खुद ही देखेंगे। चलिए, अब यहाँ पे अगला चैप्टर आता है आपका सिटीजनशिप का। ठीक है, फर्स्ट हमने जो पढ़ा संघ राज्य क्षेत्र 1 से आर्टिकल 4 तक पढ़ा। अब हम सिटीजनशिप के बारे में पढ़ेंगे जो कि आर्टिकल नंबर 5 से लेके आर्टिकल 11 तक है। ठीक है, जो कि आर्टिकल 5 से लेके 11 तक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय नागरिकता प्राप्ति हेतु भारत की जो नागरिकता है कितने टाइप से प्राप्त की जाती है, तो ये प्राप्त की जाती है 5 टाइप से। पहले जन्म से नागरिक होना चाहिए, वंशाधिकार द्वारा, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा, भूमि के अर्जन द्वारा। ठीक है, तो 5 टाइप से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। ये क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसको ध्यान देना। चलिए, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है, ये करता है एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। देखिए भारत में एक ही नागरिकता है, सिटीजन ऑफ इंडिया आप। ठीक है, कोई स्टेट की कोई यहाँ पे सिटीजनशिप नहीं होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता के सिद्धांत का अपनाया गया है। देखिए वहाँ पे एक यूएस की सिटीजनशिप होती है, साथ में एक जो वहाँ का स्टेट होता है, ठीक है, वहाँ पे 50 राज्य है तो उनकी भी अलग सिटीजनशिप वहाँ पे लेनी पड़ती है। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन, पारसी और ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है, तो पाकिस्तान से आएंगे जो, बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से। भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है, देखिए परित्याग के द्वारा, कोई छोड़ देता है तो, प्रवासन द्वारा, कोई चले जाता है यहाँ से कहीं, वचना के आधार पर, इन तीनों से यहाँ पे हटाई जा सकती है उसकी नागरिकता। भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाती है, अगर लगातार आप 7 वर्ष तक देश से बाहर रहते हैं तो आपकी नागरिकता भारतीय खत्म हो जाएगी। प्रवासी भारतीय दिवस कितने समयांतराल पर मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 2 वर्ष बाद, देखिए प्रति 2 वर्ष में, और 9 जनवरी को यहाँ पे प्रवासी भारत दिवस मनाया जाता है क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से इंडिया में आए थे, इसलिए 2004 को इसको बनाना शुरू कर किया गया था और 2 साल में ये बनाया जाता है। ठीक है, तो अभी 2025 में इसको ये फिर से बनने वाला है। यहाँ पे नागरिकता से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद यहाँ पे दिए हुए हैं। आर्टिकल 5 जो बात करता है संविधान लागू होने के समय की नागरिकता की बात करता है। आर्टिकल 6 पाकिस्तान से भारत को प्रवचन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार, पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार, भारतीय मूल के वैसे लोगों के नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हैं, जो आर्टिकल 8 में बोलता है। आर्टिकल 9 बोलता है जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है उसकी नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। देखिए बहुत से जो होते हैं जो कहीं और चले जाते हैं देश में तो वहीं रह लेते हैं, ठीक है, तो उनको सिटीजनशिप वहाँ की मिल जाती है, तो ऑटोमेटिकली आर्टिकल 9 के अकॉर्डिंग उनकी यहाँ पे नागरिकता खत्म हो जाएगी। 10वां आर्टिकल में कह रहा है कि नागरिकता संबंधी अधिकारों की निरंतरता, और आर्टिकल 11 कहता है संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का निगमन करना। लक्ष्मी मल सिंघवी समिति ने किसे संबंधित थी, तो ड्यूअल सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट पर यह समिति थी। किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो ये लिया गया है ब्रिटेन से, क्योंकि ब्रिटेन में भी क्या है, सिंगल सिटीजन का कॉन्सेप्ट है। भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता, कृषि भूमि नहीं खरीद सकता। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कौन कौन से जो आपके मतलब किस टाइप से आपकी जो सिटीजनशिप होती है उसके बारे में बात की हुई है। देखिए परिभाषा दी हुई है इसकी। एनआरआई कौन होते हैं, आपने बहुत बार नाम सुना होगा एनआरआई, अप्रवासी जिसको भारतीय कहा जाता है। तो भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है, भारतीय पासपोर्ट इनके पास होता है, उसको एनआरआई कहते हैं। भारतीय मूल के व्यक्ति जिसको पीआईओ कहते हैं, स्वयं उसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक रहा है, वो वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता प्राप्त है जिसका पासपोर्ट धारक है। और ओसीआई क्या होते हैं, ओसीआई कार्ड धारक होते हैं विदेशी भारतीय नागरिक, एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक हो तथा नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत हो। यहाँ पे फिर बात करेगा यहाँ पे नागरिकता की अर्हता क्या है, ये भारतीय नागरिक ही के हैं जो एनआरआई होते हैं, भारत में कम से कम 7 वर्षों के निरंतर निवास के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। पीआई जो लोग हैं, और ओसीआई हैं भारतीय जो संविधान है, संविधान लागू होने या उसके बाद भारतीय नागरिक था उस भूभाग का निवासी जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना रहा। और प्राप्त होने वाले लाभ क्या क्या है इनको,
एनआरआई को क्या प्राप्त लाभ होते हैं? सभी लाभ जो सामान्यतः भारतीय नागरिक को प्राप्त होते हैं वो एनआरआई लोगों को मिलते हैं। यहाँ पे ओपीआईओ को कोई लाभ नहीं मिलता है। और जो ओसीआई है, एक एफआरओ व एफआरओ वाले लाभ के साथ पंजीयन से छूट भारत में कितनी भी अवधि तक ठहरा सकता है, मतलब रह सकता है कितने भी टाइम तक। वीजा, इनके लिए कोई वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, ओपीआई लोगों के वीजा की जरूरत पड़ती है और जीवन भर वीजा आ सकते हैं, ठीक है। जीवन भर वीजा बिना वीजा के क्या कर सकते हैं, आ सकते हैं ओसीआई लोग। और मताधिकार, ये मत इलेक्शन बोर्ड दे सकता है अपना, और ये लोग नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में गठित समिति ने प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की थी। क्वेश्चन पूछता है कि किसकी अनुशंसा पर 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, तो एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता जो कमेटी बनी थी उसके बारे में, ठीक है। चलिए अब अगला चैप्टर हम करेंगे। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़ना, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं वो फंडामेंटल राइट से ही बनते हैं, मूल अधिकार से, ठीक है। इस क्वेश्चन को इसको थोड़ा ध्यान से करेंगे आप लोग। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए हैं? तो भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों, कानूनों पर प्राथमिकता क्या करता है, प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? तो मौलिक अधिकारों के। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में हुआ है? तो समानता अधिकार है आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक। अभी एक एक करके हम सबको समझेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता के अधिकार, राइट टू इक्वलिटी से संबंधित है? तो आर्टिकल 14। जन्म, लिंग, मूलवंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 मूल अधिकार है, जिसे समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेदों के साथ समझौता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में, ठीक है, लोक नियोजन लिखा है, लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 16 का ए और आर्टिकल 16 का बी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए संवैधानिक जो कुछ चीज़ें दी हुई हैं, अब यहाँ पे आपको याद कराऊंगा क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। देखिए संवैधानिक उपबंध हैं केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार और भारतीय एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार। इसको एक चीज़ हमेशा याद रख लो, अगर केवल भारतीयों को मूल अधिकार प्राप्त हैं तो इसको ऐसे याद रख लो, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30। देखिए दो तो साथ में आएंगे, 19 और 16, सॉरी 15 और 16 और 29 और 30, तो इसके साथ एक 19 भी आप याद कर सकते हो। इनको डायरेक्टली याद करो। क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि इनमें से कौन से जो मूल अधिकार हैं वो ओनली भारतीय के लिए है, तो उसमें आपको 20 भी दे देगा, 21 भी, 22 भी, 19 भी ऐसे दे देगा। तो आपको 19 में टिक करना है, 16 में टिक करना है, 15 में टिक करना है, 29 में और 30 में। अब कह क्या रहा है देखिए, एक करके इनको देख लेते हैं। पहला है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, आर्टिकल 15 करता है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, आर्टिकल 16, जिसमें हम सरकारी नौकरियों में देखते हैं हर कैटेगरी को यहाँ पे रिजर्वेशन वगैरह दिया जाता है, तो वो आर्टिकल 16 ही है जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रिजर्वेशन मिलता है, क्योंकि सबके लिए क्या है, अवसर की समानता है। आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, महिला है, पुरुष है, तो इसी आर्टिकल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोगों को दिया जाता है वो, ठीक है। वाक एवं अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण एवं शस्त्र रहित सम्मेलन करने, संघ एवं सरकारी समिति बनाने, भारत के राज्य क्षेत्र में अवधारण एवं बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता। 19, ये भी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 19। जो भी आप लोग करते हैं, सोशल मीडिया पे लिखते हैं, आप कहीं घूमते हैं भारत में, पूरे भारत में आप कहीं भी घूम सकते हैं, किसी भी स्टेट में जाइए, कुछ भी व्यापार करिए, आप कोई दुकान खोलता है, कोई कुछ बिजनेस करता है, ठीक है, वो हर चीज़ क्या है, वो आर्टिकल 19 के अंतर्गत ही है, ठीक है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, आर्टिकल 29। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, आर्टिकल नंबर 30। अब देखिए उसके बाद जो भारतीय विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार हैं, इनमें देखते हैं। देखिए विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण, आर्टिकल नंबर 14, जो कि दोनों के लिए है, ठीक है। अपराधों के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण, आर्टिकल नंबर 20। जीवन का अधिकार, आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ जो है। शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 21 का ए।
और कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि आर्टिकल 23 और 24 है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये तो आपको बता ही दिया मैंने। और धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार, जो हम किसी भी रिलीजियस को मान सकते हैं, ठीक है, हम मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, गुरुद्वारा जाएं, वो हमारा राइट है। वो आर्टिकल नंबर 25, 26, 27 और 28 में दिया हुआ है, संस्कृति और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता, जो अनटचेबिलिटी है, छुआछूत, वो कौन से आर्टिकल में उसको दिया गया है, तो ये आर्टिकल नंबर 17 है। संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 18 का संबंध है उपाधियों के अंत से, जो उपाधियां होती हैं उसके अंत से रिलेटेड कौन सा, आर्टिकल नंबर 18 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है, जो किया गया आर्टिकल नंबर 19 में। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता की किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्निहित है, ये 19 का एक जो क्लोज है उसमें सम्मिलित है, ठीक है। तो भारतीय संविधान में आर्थिक समानता, इकोनॉमिक इक्वलिटी, समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। देखिए, इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात यहाँ पे नहीं कही हुई है, क्योंकि नहीं तो जो आपने देखा है गरीब अमीर है वो चीज़ें फिर अगर आर्टिकल में होती तो लोग कोई भी जा सकता था सुप्रीम कोर्ट वगैरह, ठीक है, क्योंकि मौलिक अधिकारों का संरक्षण जो करता है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट करता है। तो इसलिए यहाँ पे जो आपका इकोनॉमिक इक्वलिटी है इसकी बात यहाँ पे नहीं कही हुई है, ठीक है। अगला है, अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद नंबर 19 और 1। अब इसमें 6 टाइप के हैं, इनको एक बार आप लोग देखना, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे आते हैं। पहला है आपका जो आपका फ्रीडम स्पीच देते हैं आप, ठीक है, उसके बारे में बात करता है आर्टिकल 19। उसके बाद आर्टिकल नंबर 19 का ए जो है वो बात करता है शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार। आप कहीं भी असेंबल हो सकते हैं, शांतिपूर्ण कहते हैं, पर आपका हथियार नहीं होने चाहिए, आप कोई मीटिंग वगैरह जब करते हैं, ठीक है। तीसरा है 19 का जो सी है वो कहता है कि संगम या संघ का सहकारी समिति बनाने का अधिकार, आप कोई संघ बना सकते हैं, ठीक है। साथ में अगला है 19 का डी, भारत के राज्य क्षेत्र में आपात संरक्षण का अधिकार, आप कहीं भी क्या करते हैं, फ्रीली आप कहीं भी भारत में घूम सकते हैं। भारत के किसी भाग में निवास करने या बसने का अधिकार 19 का ई, ठीक है। देखिए, इस पे कह रहा है कि 19 का ई जो है उसमें कहता है कि आप भारत में कहीं भी जाइए, आप वहाँ रह सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं होगी। जैसे आप देखें, बहुत बार देखा होगा, कोई जैसे मैं यहाँ पे सपोज एग्जांपल बात करता हूँ, उत्तराखंड पर्सपेक्टिव में बात करता हूँ, कोई चमोली डिस्ट्रिक्ट से होगा, वो देहरादून में आके बसता है या दिल्ली में आके बसता है, तो उसके लिए फ्रीडम है ना, तो वो आर्टिकल 19 ई के अकॉर्डिंग ही ऐसा कर सकता है, ठीक है। अगला है जी, कोई व्यक्ति आजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार अनुच्छेद। आप देखिए, कहीं भी जाके आप व्यापार करते हैं, कुछ चीज़ें जॉब करते हैं, तो वो आपका क्या है, वो अधिकार है। तो ये 6 हैं 19 ए के अंतर्गत, 6 स्वतंत्रताएं दी हुई हैं, इनको आप एक बार देखना दोबारा। चलिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ये आर्टिकल नंबर 20 के सी में दिया हुआ है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्वाभिमान शासन से संरक्षण प्रदान करता है, तो ये है आर्टिकल नंबर 20। इसका मतलब ये है कि अगर आपके कुछ क्राइम किया है तो अभी के अकॉर्डिंग आपको सज़ा मिलेगी। ये नहीं कि आज से 3 साल बाद अगर आपको सज़ा होती है कोर्ट में हायरिंग चलने के बाद, जब आपके ऊपर प्रूफ होता है, तो ये नहीं कि आपको 3 साल बाद जो रूल चेंज होंगे उसके अकॉर्डिंग सज़ा मिलेगी, नहीं, जो रूल अभी होंगे जब आपने क्राइम किया हुआ है इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्या मिलेगी, सज़ा मिलेगी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, तो राइट टू लाइफ मैंने बताया आपको, आर्टिकल नंबर 21 के अकॉर्डिंग आप कहीं भी फ्रीली जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है, तो यह है आर्टिकल नंबर 24। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख धर्म सम्मिलित हैं। यहाँ पे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30(1) अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 जो कि इम्पोर्टेंट है के अंतर्गत कौन से अधिकार परिवर्तनीय किए जा सकते हैं, तो मौलिक अधिकारों में परिवर्तनीय किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षण कस्टोडियन किसको कहा जाता है, जुडिशरी को कहा जाता है, न्यायपालिका को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा, तो ये कहा गया था आर्टिकल नंबर जो 32 है आपका, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना व धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार है। यहाँ पे कोई इसमें रोक टोक नहीं होगी आपके लिए, बट ये होना चाहिए कि उससे कोई मतलब कह सकते कि मतलब किसी भी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो, बट ये नहीं कि आप धर्म परिवर्तन कराने के लिए लोगों को क्या करेंगे, उत्साहित करेंगे। चलिए अगला है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्सनल फ्रीडम के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण हार्बस क्रॉप्स कराई जाती है। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस बात के निर्णय के बाद प्राप्त हुआ। तो केशवा भारती बनाम केरलवाद जो था, लैंडमार्क ऑफ कहा जाता है इसको। अगला है संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी में हटाकर केवल वैधानिक अधिकार कर दिया गया। आर्टिकल आपका जो 44th अमेंडमेंट हुआ था 1978 में, इसके बाद आर्टिकल नंबर इसमें लीगल राइट इसको बना दिया गया, आर्टिकल 300 के अंतर्गत डाल दिया गया है। वर्तमान में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। संपत्ति अधिकार आपका एक वैधानिक अधिकार है। सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस स्लाइड को आप याद रखना, उत्तराखंड के खासकर एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद किया गया था। ठीक है, अनुच्छेद में आर्टिकल जो 15 का 6 है और 16 का 6 में इसमें चेंजेस किया गया था। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो ये मूल अधिकार है आपका। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक अधिकारों का अधिकार गैर नागरिकों को उपलब्ध है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, क्योंकि 6 से 14 साल तक की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार ये आपका मूल अधिकार है, जो कि आपका आर्टिकल नंबर 21 का ए में है। पर ये 300 ए जो लिखा था ये मैंने आपको ऊपर लिख दिया था, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे तो इसको ध्यान देना, वो आपका मिसप्रिंट वहाँ पे हुआ है, तो 21 ए होगा यहाँ पे। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल जो नेशनल इमरजेंसी है आर्टिकल 352 में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। देखिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन दोनों आर्टिकल को इमरजेंसी के टाइम पे भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कौन कौन सा सस्पेंड नहीं होते हैं, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम बाउंडेड लेबर एबोलिशन एक्ट संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था। ये किया गया था 1976 में किया गया था। अब देखिए मूल अधिकार दिए हुए हैं, साथ में उनके अनुच्छेद दिए हुए हैं। इंपॉर्टेंट स्लाइड रहेगी। भारत समानता का अधिकार जो है वो आर्टिकल 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 के बीच में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 तक है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30 में जो कि अल्पसंख्यकों के रिलेटेड है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर 32 है, जहाँ पे 5 टाइप की आप रिट डाल सकते हैं। ठीक है, अगला है यहाँ पे देखिए न्यू चैप्टर रहेगा हमारा, फंडामेंटल राइट हमारे कंप्लीट हो चुका है। अब रहेगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, जो कि राज्य के नीति निर्धारित तत्व हैं, और ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलते हैं यहाँ पे। तो देखिए राज्य के नीति निर्धारित तत्वों को, सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है। इसका उद्देश्य है कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है। तो राज्य के नीति निर्धारित तत्वों के सिद्धांत में, ठीक है, जो कि भाग नंबर 4 और आर्टिकल नंबर आपका 36 से लेके 51 तक है। ठीक है, भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो राज्य के नीति निर्धारित तत्वों के सिद्धांत, जो कि आर्टिकल कौन सा है आपका, आर्टिकल नंबर 40 है। मैं बता के चलूंगा आर्टिकल भी, क्योंकि एग्जाम में आर्टिकल भी पूछे जाते हैं। समान आचार संहिता राज्य के नीति निर्धारित तत्वों का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता नीति निर्धारित तत्व है। देखिए दो चीज़ें हैं, आप इसको ध्यान देना। समान आचार संहिता ये आपकी यहाँ पे देखा होगा, सच्चा संहिता क्या होती है, कहीं पे ऐसे कुछ चीज़ें होती है तो वहाँ पे लगाई जाती है। ठीक है, मतलब इलेक्शन वगैरह जब होते हैं। बट यहाँ पे बात करें नागरिक संहिता, जिसको हम यूसीसी की बात करते हैं। उत्तराखंड में अभी आर्टिकल 44 के अंतर्गत यूसीसी इंप्लीमेंट भी हो चुका है। ठीक है, इसको आप याद कर सकते हैं। तो आर्टिकल 44 ये इसी के अंतर्गत आता है। नीति निर्धारित तो सिद्धांत हैं, देखिए वाद योग्य नहीं है, और आपने देखा था फंडामेंटल राइट कहते हैं हमारे वाद योग्य थे। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है, क्वेश्चन पूछता है। अभी हम इनका डिफरेंस भी देखेंगे दोनों के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नीति निर्धारित तत्व जो है डीपीएसपी वो वाद योग्य है, वाद योग्य नहीं है सॉरी, और जो फंडामेंटल राइट थे वो हमारे वाद योग्य मतलब
इनका हनन होने पर आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं, बट फंडामेंटल राइट के हनन होने पर आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं। क्लियर होगा आई थिंक आपको ये वाली स्लाइड, ठीक है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिए, तो फिर से इसके ऊपर आपके लिए वीडियो बना दी जाएगी। संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारी की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? कर्मकक्षी का ये अनुच्छेद 43A में बोला गया है। भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है? तो ये भी आपके राज्य के नीति निहित तत्व में किया गया है। पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति तत्वों में से निहित है। राज्य के नीति निहित सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध में संबंधित है? तो आर्टिकल नंबर 51। राज्य के नीति निहित सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है। यह कथन किसका था? ये कथन था KT शाह का। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोई बैंक की बात यहाँ पे नहीं कर रहा है, मतलब एक बोला गया, कहते हैं ना कि एक राज्य के जो सिद्धांत है वो एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है, मतलब कहने का मतलब एक वो बोला गया, इसके ऊपर स्टेटमेंट दी गई है बस। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल दिए हुए हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको आप थोड़ा ध्यान से करेंगे, ठीक है। देखिए पहला जो दिया हुआ है अनुच्छेद 36 दिया हुआ है, नीति निहित तत्वों के संबंध में राज्य की परिभाषा दी हुई है, ठीक है। आर्टिकल 36 में परिभाषा की बात करता है। अनुच्छेद 37 न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय न होना। अनुच्छेद 38 लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। मैं आपको जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल होगा उसको बता दूंगा, आप उसको ध्यान देना। ये तीनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं, कभी हाँ कभी आर्टिकल 36 पूछ लेता है तो इसमें परिभाषा की बात करता है, ठीक है। डेफिनेशन दिया हुआ है, इंग्लिश में बात करो तो इंग्लिश वाले बच्चे भी देख रहे होंगे। तो अनुच्छेद 38 क्लोज बी में 2 में दिया हुआ है, आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करना। जो आय की असमानताएं हैं उनको कम करने का प्रयास करेगा, कौन करेगा? राज्य करेगा, ठीक है, मतलब स्टेट करेगा, ठीक है। अनुच्छेद 39 का क निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। निःशुल्क विधि सहायता उपलब्ध कराना, विधिक सेवा। आर्टिकल 39 का ख कहता है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों की सर्वोच्च रूप प्राप्ति हो। और 39 का घ कहता है पुरुषों व स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। अब क्वेश्चन पूछेगा आर्टिकल में कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है कि पुरुषों व स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, तो ये आर्टिकल नंबर 39 के घ में दिया गया। अब देखिए जो क ख घ या ए कैपिटल ABCD जहाँ पे दिए होंगे ये समझ जाना कि ये हमारे मूल संविधान में नहीं थे, इसको बाद में अमेंडमेंट करके इनको ऐड किया हुआ है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार समझेंगे तो आप हमेशा आपको याद रहेगा। आप और आगे अपने बच्चों को, मतलब जो भी आपके स्टूडेंट होंगे गाँव में बच्चे होंगे आसपास, उनको भी पढ़ा सकते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। 39 कहता है कि पुरुष और स्त्री कर्मचारियों के स्वास्थ्य व शक्ति तथा बालकों की सुकुमार व्यवस्था का दुरुपयोग न हो। आर्टिकल 40 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 में यहाँ पे दिया हुआ है। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 42 में काम की न्यायसंगत एवं मनोयोजित दशाएं एवं प्रवृत्ति सहायता है, ठीक है, प्रस्तुति सहायता। आर्टिकल 43 है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि की यहाँ पे बात की हुई है। मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य है जबकि नीति निहित तत्व ये क्या है? राजनीतिक रूप से मान्य है, ठीक है। मतलब मैंने बताया दिया आपको वाद योग्य है और ये वाद योग्य नहीं है। अगला आर्टिकल रहेगा आपका आर्टिकल नंबर 43 का क उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। आर्टिकल 43 ख कहता है सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। आर्टिकल 44 इंपॉर्टेंट आ चुका है, UCC सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। देखिए गोवा एक ऐसा राज्य था जहाँ पे पहले से यहाँ पे UCC लागू है, बट वो स्वतंत्रता से पहले से है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि स्वतंत्रता के बाद पहला राज्य कौन है जहाँ पे UCC लागू हुआ है, तो उसमें आप उत्तराखंड में क्लिक करेंगे। बट ओवरऑल देखा जाए तो उत्तराखंड दूसरा है पूरे भारत में, बट स्वतंत्रता के बाद पहला रहेगा, क्योंकि ये पुर्तगालियों के टाइम से वहाँ पे चल रहा था, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और बाद में वही गए थे। अनुच्छेद 45 में कह रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान यहाँ पे किया गया है। अनुच्छेद 46 कहता है SC ST दुर्लभ वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिव्यक्ति। आर्टिकल नंबर 47 कहता है पोषाउत्तर स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थों को उपयोग पर प्रतिबंध। जैसे आप देख सकते हैं कि ड्रग्स वगैरह पे प्रतिबंध लगाया था, वो इसी के अकॉर्डिंग लगाया जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 48 गाय, बच्चों तथा अन्य दुधारू पशुओं के पर प्रतिबंध है, उनकी नस्लों में सुधार के प्रयास करना। अनुच्छेद 48 कहता है कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना। अनुच्छेद 48 का क कहता है पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा करना।
क्वेश्चन पूछता है भी। और 49 कहता है कि जो राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक और ऐतिहासिक अभिरुचि वाले जो स्मारक है उनको संरक्षण प्रदान करना। सातवां अनुच्छेद 50 कहता है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण, ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात यहाँ पे करता है। तो यहाँ पे आपका डीपीएसपी कंप्लीट होता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, बाद में इनको ऐड किया गया है, ठीक है। और अभी के टाइम पे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारी, जिसको हम मूल कर्तव्य कहते हैं। देखिए कि देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया। तो पूर्व सोवियत संघ जिसको यूएसएसआर कहते थे उसके वहाँ से लिया गया। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? तो भाग 4 को, अब मैंने कहा ना जहाँ पे कैपिटल वर्ड लिखा हुआ आ जाएगा मतलब ये अमेंडमेंट करके यहाँ पे ऐड हुए हैं, इसीलिए पहले ये नहीं थे। स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन आती है, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे इनको ऐड किया था। पहले आपके 10 थे, अभी आपके 11 हो चुके हैं। अभी हम पढ़ेंगे कौन कौन से 11वां है, अभी आपको सब क्लियर हो जाएगा। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने के आने का सुझाव दिया, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 में। भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद रखना। मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा गया है? नैतिक कर्तव्य और नागरिक कर्तव्य, दोनों टाइप के कर्तव्य हैं आपके यहाँ पे, ठीक है। मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान कौन सा कर्तव्य माना जाता है? ये आपका मोरल ड्यूटी एक मानी जाती है, जिसको आप नैतिक कर्तव्य कहते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से एक है। देखिए दोनों चीज़ यहाँ पर भी है, मूल ड्यूटीज़ में भी है, और अभी हमने डीपीएसपी में इसको भी पढ़ा था वहाँ पर भी, ठीक है, 48-49वें आर्टिकल के अंतर्गत। सॉरी चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निर्देश तत्व में अंग है। ये भी अभी हमने पढ़ लिया था। महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये 5वां दिया हुआ है, जो 5वां है, ठीक है। जो 51 को है उसके अंतर्गत जो 5वां फंडामेंटल ड्यूटीज है वहाँ पे लिखा हुआ है। मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? केवल नागरिकों पे, जो भारत के नागरिक होंगे उन पे ये लागू होंगे यहाँ पे। चलिए अब एक एक करके हम 11 के 11 मौलिक कर्तव्य देख लेते हैं, क्योंकि अभी जो नया ट्रेंड एग्जाम का बन रहा है उसके अकॉर्डिंग अंदर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अंदर से मीन्स जो आपकी 11 ड्यूटीज है, पहले नहीं पूछी जाती थी, अब इनको ही पूछा जा रहा है कि ये कौन सी नंबर की है करके। तो पहला देखिए, पहला ध्यान देना, संविधान का पालन करें और उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। तो मतलब पहला जान ले, पहला क्या करना है? आदर करना है आपको। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय से संयोजित रखें और उनका पालन करें। तीसरा कहता है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा कह रहेगा देश की रक्षा करें और आहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए करें। देखिए देश की रक्षा करें और अगर आपको जरूरत पड़ती है, कभी कुछ वॉर होता है, कुछ होता है, आप रेडी अपने देश के लिए यहाँ पे काम आने के लिए रेडी रहें। कहने का मतलब ये है। पांचवा कह रहा है भारत के सभी लोगों की समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान से विरुद्ध है, जो अभी हमने आगे भी पढ़ा था। छठा कहता है हमारी सामाजिक संस्कृति, जो कंपोजिट कल्चर की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझा, उसको परिरक्षण करें। सातवां कहता है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव सम्मिलित हैं, की रक्षा करें, उनका संवर्धन करें ताकि प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें। मतलब कह रहे हैं कि जो आप लोग पेड़ वगैरह फॉरेस्टेशन वगैरह करते हैं उसको ना करें, अपनी झील, नदी इनको साफ रखें। कहने का मतलब ये है। आठवां कह रहा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नौवां कहता है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां कहता है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न व उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। 11वां है 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षण जो भी हो उसे शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य को संविधान के 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में यहाँ पे धारा 4 में जोड़ा गया है। ठीक है, किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में ऐसा कहा विजय इमुलेवन बनाम केरल राज्य 1986 में। ठीक है, तो कहने का मतलब है किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। चलिए ठीक है, तो और आगे दिया हुआ है, देखिए इंपॉर्टेंट है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
पी.एन. भगवती 1985-86 में जनहित याचिका जनक कहा जाता है। तो जो PIL के जनक पूछेगा किसको कहा, पब्लिक इन्वेस्टिगेशन लिटिगेशन जो होता है, ठीक है। तो इसके लिए फादर ऑफ जो या जनक कहा जाता है जिसको, ठीक है, फादर ऑफ PIL, उसको सर्वोच्च क्या होगा, P.N. भगवती को यहाँ पे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है पर्सनैलिटी ये भी। अगला चैप्टर रहेगा हमारा प्रेसिडेंट, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा, ठीक है। प्रेसिडेंट, देखिए राष्ट्रपति की पद की अर्हताएँ अनुच्छेद नंबर 58 में दी हुई हैं। ये भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम 35 वर्ष इनकी आयु होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए और किसी भी लाभ के पद पर न होना चाहिए, और वही यहाँ पे क्या बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, अप्रत्यक्ष मतदान से। देखिए आपने देखा होगा, आप राष्ट्रपति के चुनाव के लिए क्या करते हैं, वोटिंग नहीं करते हैं, ठीक है। इसके लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणी मत का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। जो आपके मेंबर वगैरह होते हैं, MP वगैरह होते हैं, वही यहाँ पे क्या करते हैं, वोट करते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है। राज्यसभा के मेंबर जो होते हैं, लोकसभा के मेंबर होते हैं, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, जो इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड जो होंगे वो नहीं होंगे, याद रखना, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए, 50 निर्वाचकों द्वारा किया जाना चाहिए। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन ही पूछता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, ठीक है। मतलब जो विधान परिषद का सदस्य वो यहाँ पे वोट नहीं करेगा, कहने का मतलब ये है। कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है, परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है। तो राज्य के विधानसभाएं जो होती हैं वो क्या करते हैं, निर्वाचन जब राष्ट्रपति बनता है उसके लिए वोट करते हैं, बट बाई चांस महाभियोग चलता है, जो कि आर्टिकल नंबर 61 में दिया हुआ है, डिस्क्वालिफिकेशन टाइप का, ठीक है। तो वहाँ पे इनको वोट करने का नहीं है, किसको, विधानसभाओं के, ठीक है। संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उस पर क्या शर्तें होनी चाहिए, निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ेगी, तभी वो राष्ट्रपति बनेगा, ठीक है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल जो होता है। तो संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, आपने देखा होगा, नए सत्र जब शुरू होते हैं या बजट शुरू होता है उससे पहले अभिभाषण होता है राष्ट्रपति का, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल, केंद्रीय कैबिनेट जो होता है वही यहाँ पे रेडी करता है उसको, ठीक है। राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्ति को 6 माह की समय सीमा के भीतर भरना होगा, और ये तो ऑलमोस्ट आपको पता ही होगा, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पे करता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यालय की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया सकता है, इम्पीचमेंट, महाभियोग चला के, जो कि आर्टिकल नंबर 61 में लिखा हुआ है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किससे प्राप्त है, तो ये आपको संसद को प्राप्त है। देखिए मैं आपको जो आर्टिकल बताता हूँ इसलिए बताता हूँ क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप साइड बाय साइड इनके नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। अगला है संसद, संघ की कार्यपालिक शक्तियाँ किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति निहित होती हैं, ये आर्टिकल नंबर 53 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है, संसद के किसी भी सदन द्वारा, चाहे वो आपका लोकसभा हो या वो आपका राज्यसभा हो, कहीं से भी इम्पीच शुरू कर सकते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पदयात्रा निहित करता है, तो पुनः अगर किसी को राष्ट्रपति बनना है तो वो भी आपका मेंशन आर्टिकल 57 में कर रखा है। राष्ट्रपति को किसी भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है, तो ये आर्टिकल 44 के संशोधन के बाद ही ऐसा किया गया है, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है, तो आर्टिकल नंबर 111 में लिखा हुआ है। देखिए दोनों नए बच्चे जो होंगे, दोनों सदन की जब मैं बात करूंगा यहाँ पे, तो ये लोकसभा की और राज्यसभा की बात करूंगा, ठीक है। साथ में अगर पूछेगा कि भारत की जो संसद है वो पार्लियामेंट कैसे बनती है, वो 3 लोगों से मिलकर बनती है। उसमें आपका राज्यसभा होता है, लोकसभा होता है और साथ में आपका राष्ट्रपति होता है। इन तीनों से यहाँ पे चीज़ें बनती हैं, ठीक है। इसको याद रखना, आगे हम चैप्टर को जब करेंगे पार्लियामेंट वाला तो वहाँ पे पूरा आपको A to Z क्लियर हो जाएगा, ठीक है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है, तो आर्टिकल 160 के अंतर्गत ये चीज़ें दी हुई हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल अनुच्छेद दिए हुए हैं जो कि हम एक एक करके देखेंगे। यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 52 में बोला गया है भारत का राष्ट्रपति के बारे में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है, राष्ट्रपति में होती है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल जो होगा उसके बारे में बात की हुई है।
आर्टिकल नंबर 55 में राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की रीति होगी उसके बारे में बात की हुई है। आर्टिकल नंबर 56 राष्ट्रपति की पदावधि जो होती है कितने 5 वर्ष की होती है। अनुच्छेद 57 में पुनर्विचार के लिए प्राप्तता, अभी रिसेंट में उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन ये वाला पीसीएस में। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताएं कौन कौन सी होनी चाहिए। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, जो कि हमने स्टार्टिंग में देखे 35 साल होने चाहिए, किसी सरकारी लाभ का पद उनके पास नहीं होना चाहिए, राज्यसभा का मेंबर होने के लिए प्राप्ताएं होनी चाहिए, तो ये सब चीज़ें इसमें दी हुई है। आर्टिकल नंबर 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात की हुई है। और आर्टिकल 61 मैंने बता दिया है, महाभियोग चलाना हो तो आर्टिकल 61 में। और क्वेश्चन ये भी पूछता है जो ये महाभियोग का कॉन्सेप्ट है ये हमने कहाँ से लिया है, ये यूएसए के संविधान से हमने लिया हुआ है। क्लियर है आप लोगों को। आर्टिकल नंबर 62 है राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। साथ में अनुच्छेद 72 में दिया हुआ है क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लंघन की राष्ट्रपति की शक्ति, मतलब क्षमा को मतलब किसी की सजा कम करना, ज़्यादा करना, वो भी आपके किसके पास होता है, अनुच्छेद 72 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति के पास उसकी पावर होती है। अनुच्छेद 73 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कौन कर सकता है, यहाँ पे ये भी आपका प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है। साथ में राष्ट्रपति को मृत्यु दंड के मामले में क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट लेक्चर 2 पार्ट 2। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ में आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कोई सुझाव है, अगर आपको लगता है कि कुछ वीडियो में कुछ चेंजेस करने हैं तो आपके कमेंट को मैं पढ़ता हूँ, यहाँ पे रिप्लाई भी देता हूँ। तो आप बता सकते हैं कि आपको क्या इंप्रूव चाहिए वीडियो में, तो आगे जाके हम क्या करेंगे उसमें इंप्रूवमेंट करने का ट्राई करेंगे। साथ में प्लेलिस्ट बन गई है, इसकी प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं और अपनी वीडियोज़ को इन्जॉय कर सकते हैं। साथ में आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट वगैरह जो होती है, साथ में जो PDF होती है आपको यहाँ पे मिल जाती है। आप पे कोई क्वेरीज होती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं यहाँ पे। साथ में उत्तराखंड के स्पेशली जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि परीक्षावाड़ी की जो MCQ सीरीज थी वो कंप्लीट हो चुकी थी, जिसमें 50 लेक्चर में पूरे 40,000 क्वेश्चन को मैंने कंप्लीट कराया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। साथ में उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती आ रही है उसके लिए UP SSC का जो नया पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग मैंने टेस्ट सीरीज डाली हुई है, आप वो भी देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिस्ट बनी होगी। और उत्तराखंड का जो न्यू पैटर्न अभी चल रहा है जिसमें उत्तराखंड की लोकोक्तियाँ हो गई, उत्तराखंड के मुहावरे हो गए, साथ में उत्तराखंड के जो शब्दकोश, कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी जो शब्दकोश है उनकी वीडियोज़ भी बनी हुई हैं, आप उनको भी जाके देख सकते हैं और अपनी वीडियोज़ को एंजॉय कर सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।